नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सौरभ चौहान विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप एक बार फिर से मेरे से जुड़ गए हैं हिंदी सब्जेक्ट के साथ। आज भी हम हिंदी के व्याकरण संबंधी प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं वो हमारे ग्रामर और व्याकरण से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हमको विशेषताएं पूछी जाती हैं, उसके कवियों के नाम पूछे जाते हैं, उसकी रचनाएं पूछी जाती हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों ही प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता ऐसे टॉपिक हैं जिनके विषय में एग्जामिनर हमसे जरूर कहीं ना कहीं पूछता ही है। दो कोई ना कोई से और में जो है क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम विशेष तौर पे कि वो प्रगतिवाद है क्या, प्रयोगवाद है क्या, नई कविता क्या है, एक शॉर्ट में उनकी डेफिनेशन को समझेंगे। इंपॉर्टेंट है उनकी प्रवृत्तियां या उसकी विशेषताएं, हम उनको समझेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ खास खास पॉइंट्स को नोट किया है, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे और पॉइंट से नई विशेषताएं बनाना सीख सकते हैं और उसे एग्जाम में लिख सकते हैं, जो हमारे प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करेगी। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद जो है, प्रगति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रगति शब्द का अर्थ होता है चलना या आगे बढ़ना। क्योंकि ये सब कविताओं से जुड़ी हुई बातें हैं, तो यहाँ पर लिखने वाले जितने भी हैं वो सब हमारे पद्य साहित्य के कवि हैं, पोइट्स हैं। तो उन्होंने अपने अलग अलग भावों को यहाँ पे व्यक्त किया है और हमको जो एग्जामिनर है वो विशेष तौर पे प्रवृत्तियां, विशेषताएं पूछता है। बच्चों, यदि आपको विशेषता पूछे, प्रवृत्ति पूछे, उसके गुण पूछे, दैट मीन्स ये सारी की सारी उसकी अच्छाई है, तो हमको इन लक्षणों को, इन विशेषता को ही उसको लिखना है। क्योंकि कुछ गाइडों में प्रवृत्ति लिखा होता है, कुछ में विशेषता होता है, कुछ में लक्षण होता है, तो कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो विशेषता है वही प्रवृत्ति है, वही उसके लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर कुछ खास खास है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है हमारा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में पहला पॉइंट बोला है भाग्यवादिता की मान्यता को नष्ट करना। इस युग के जो पोइट या कवि रहे हैं उन्होंने भाग्यवादिता की मान्यता को नष्ट किया। मतलब वो यूं उनका मानना था कि जो व्यक्ति है यदि भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो आगे वो कुछ कर नहीं पाएगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहना या किस्मत के भरोसे बैठे रहना और काम का पूरा होना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने इस शब्द को कहा कि भाग्यवादिता की मान्यता को क्या करें, आप नष्ट करें। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप आपके कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ये इस काल के काव्य की सबसे पहली विशेषता थी। इसके बाद है दूसरा, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब। मोस्टली आपने देखा सुना है कि जो अमीर है वो गरीबों को प्रताड़ित करता है या उनके लिए परेशान करता है या उनका शोषण करता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा, कि जो पैसे वाला है, जो पैसे वाला है या जो अमीर इंसान है उसके प्रति उन्होंने घृणा को व्यक्त किया। क्योंकि वो अच्छा काम कर सकता है, परोपकार कर सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरे या छोटों का क्या कर रहा है, वो शोषण कर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा। यहाँ पर हम एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के प्रति हम घृणा दिखा रहे हैं, तो जिनका शोषण किया जा रहा है, जो शोषित वर्ग है, गरीब है, उनके उन्मूलन, उनके विस्तार, उनकी गरीबी को नष्ट करना, खत्म करना या उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास भी प्रगतिवादी कवियों ने किया है। ये भी इस काव्य की क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया है नेक्स्ट पॉइंट, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस युग के जो कलाकार थे, जो कवि थे, उन्होंने ये बताया है कि नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। पहले के समय में क्या होता था, व्यक्ति का जो देखने का नजरिया है मेल फीमेल को थोड़ा सा अलग था, कि जो कुछ है वो मेल ही कर सकते हैं, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उनको होती है, वो घर का मुख्य या मुखिया होता है। वो लेडीजों का या स्त्रियों का काम है भाई खाना बनाना, घर की देखरेख करना, चलना वगैरह, ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो कवि उन लोगों ने ऐसी कविताओं को प्रस्तुत किया है, ऐसे भावों को व्यक्त किया, जिससे उन्होंने ये बताया है कि नहीं, ये भी पुरुष और स्त्री जो दोनों है वो इक्वली समान है, उनको भी समानता का अधिकार है हर क्षेत्र के अंदर। इस प्रकार से उन्होंने नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। लास्ट इसमें बताया है सरल शैली। सरल शैली से तात्पर्य है कि ये कविताओं के अंदर जो भी शैली का उपयोग किया गया है, जो बिंब विधानों का उपयोग किया गया है, वो सरल है, सहज है।
ऐसे हैं जो आसानी से समझ में आ जाए पढ़ने वाले को, या जो समझाने का प्रयत्न कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो वो उस भाषा को आसानी से समझ ले, इसलिए यहाँ पे सरल शैली का उपयोग किया गया है। ये प्रवृत्तियां हैं, ये विशेषता है प्रकृतिवाद की जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रयोगवाद। क्या है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो कवि थे वो नवीन राहों के अन्वेषी थे, कुछ नया करने का इनके अंदर विचार था, इसलिए प्रयोगवाद को नवीन राहों का अन्वेषी कहा गया है। इसकी प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहली बात आती है नग्न यथार्थ का चित्र। हम यूं कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद तक जो कवि थे उन्होंने अपने थोड़ी भाषाओं पर, लिखावट पर या विचारों पर थोड़ा सा एक स्टॉप लगा के रखा था। यहाँ पर जो प्रयोगवाद वाले कवि थे वो खुले विचार वाले थे, सारी बातों को मतलब वो ओपनली कहना या समाज के सामने लाना या बताना शब्दों के माध्यम से वो समझते थे, इसलिए यहाँ पे नग्न यथार्थ का चित्रण किया है। मतलब उनके जो भी विचार थे अपन यूं कह सकते खुले थे। उन्होंने जो असामाजिकता है ना, कुछ असामाजिक तत्व और जो स्त्री, मनुष्य, समाज और लोगों से जुड़े हुए थे, उन सभी का जो है खुलासा या खुला वर्णन किया है, इसलिए इसको नग्न यथार्थवाद का चित्रण कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसकी सेकंड प्रवृत्ति है, विशेषता है, वही निराशावादिता। क्या है? निराशावादिता। निराशावादिता के ऊपर उन्होंने गहरा करार किया है। ऐसे शब्द, ऐसे भाव जो व्यक्ति के मन के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि को, किसी प्रकार की न होने वाली चीज को, असामंजस्य को व्यक्त करते हैं, उसे निराशावादिता शब्द के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। आगे चलते हैं। थर्ड जो है साधारण विषयों पर लेखन। देखिए जो प्रगतिवाद या नई कविता के अंतर्गत जो कवि रहे, नए में तो नए नए विचार थे, प्रगतिवाद के अंदर कुछ पुराने विचार भी थे। जो प्रयोगवाद थे, जो कि इन दोनों के बीच का टाइमिंग था, ये आधुनिक युग से ही जुड़ा हुआ, तो सब लोगों ने कुछ खास खास विषयों पे अपनी लेखनी चलाई है, खास खास विषयों पे बातें बोली हैं और बताई है, तो व्यक्ति उसको समझता है, ऑब्जर्व करता है। छोटी छोटी बातों को क्या कर देते सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रयोगवाद के कवि थे, उन्होंने ऐसे काव्यों की रचना की है, ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को लेकर आया जो एकदम साधारण और सिंपल थे। जैसे हम एक डॉग की बात कर ले, कुत्ता बिल्ली की बात कर ले, किसी एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले, बर्तनों की बात कर ले, या छोटे मोटे जो असाधारण सी वस्तुएं हैं जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता, जैसे सड़क हुई, पेड़ हुआ, राह हुई, राहगीर हुआ, ऐसे नॉर्मल सी जो है बातें हैं, उनके ऊपर भी क्या क्या है, लेख लिखा गया है। ये भी प्रयोगवाद की एक खास विशेषता है। इसके बाद है शैली। यहाँ पर भी जो शैली है, शैली के अंदर कुछ त्रुटियों को हटाकर कुछ नए नए शब्दों का समावेश किया है, और शैली जो है वो व्यंग्यात्मक शैली भी है, और कुछ ऐसे बिंबों का भी उपयोग किया गया जिससे जो उसकी विशेषता है वो हमारे सामने निखर कर आती है। तो इस प्रकार प्रयोगवाद की 4 विशेषताएं हैं जो हमने समझी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो हमारे यहाँ क्वेश्चन बनता है वो आता है नई कविता से। किससे आता है? नई कविता से। और नई कविता शब्द से तात्पर्य है कि जिसमें नए भाव बोध हो, नए मूल्य हो और नूतन शिल्प विधान हो, मतलब जो कुछ भी हो कविता के साथ नया हो। यहाँ पे नूतन शब्द से तात्पर्य भी नया है और नए शब्द का तात्पर्य भी नया ही है। तो नए भाव बोध, भाव भी कैसे होने चाहिए? नए नए। नए मूल्यों की बात की गई है, नए शिल्प विधान की, कुछ हट के, कुछ नया, पुराना नहीं, एज इट इज वैसा के वैसा नहीं, इसीलिए तो इसको नई कविता कहा गया। जो नई कविता है वो स्वतंत्रता के बाद की कविता है। स्वतंत्रता जब हो रही, मिलने वाली थी, उस समय से जुड़ी हुई है। तो इसमें चूंकि स्वतंत्रता के बाद की कविता है तो काफी सारे परिवर्तन है, कवि के जो विचार थे वो भी कुछ चेंजेस थे, तो नए विचारों को उसके अंदर प्राथमिकता दी गई है। ये नई कविता की विशेषता है। अब यहाँ पे पहली जो विशेषता वो है कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध। कुंठा, संत्रास और मृत्युबोध, इन 3 शब्दों से तात्पर्य कि जो व्यक्ति मतलब सहमा सहमा सा रहता है, किसी प्रकार का पश्चाताप करता है ना, तो उनको उन विचारों से मुक्त करने का प्रयास, साथ ही साथ मृत्युबोध, क्या भाई अंत में तो मृत्यु होना निश्चित है, तो कैसे कर्मों को किया जाना चाहिए, अच्छे कर्म क्या है, इस प्रकार के नए विचारों को कविता के अंदर लाया गया है। ये इसकी पहली विशेषता है। इसके बाद है बिंब। बिंब का तात्पर्य होता है कि कविता में कुछ ऐसे बिंब का प्रयोग किया जाए जो
उसको कविता को या क्या बोलते हैं उसको बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत करे, कुछ नए तरीके से प्रस्तुत करे। तो ऐसे बिंब विधानों का कविता के अंदर नए नए बिंब विधानों का उपयोग किया गया है कि जिससे जो कविता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो, और उसके जो शब्द हैं जो भी उसमें उपयोग में लाए गए वो सामने वाले व्यक्ति को, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आए। इन नए बिंबों का इसके अंदर इस प्रकार से उपयोग किया गया। इसके बाद है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा शब्द से तात्पर्य है कि यहाँ पे जो छोटे बड़े सभी लोग हैं, मतलब अपन ये कह सकते हैं कैटेगरी की बात, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के या उससे भी और कम है, तो इन छोटे छोटे लोगों के भी जो विचारों को, उनके भावों को सुनते और समझते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए वो समाज में किस प्रकार से तरक्की कर सकते हैं और उनकी समस्याओं के निदान के लिए यहाँ पे मानववाद की प्रतिष्ठा को बताया गया है। नेक्स्ट है प्रयोगों में नवीनता। नई कविता के अंदर जो कवि है उन्होंने कुछ ऐसी बातों को लिखा है जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया है, नए नए प्रयोगों को किया। वो प्रयोगों शब्द से तात्पर्य की जो भी बातें उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने नवीनता लाई है, कुछ नया लाया, कुछ हटके लाया। ऐसा नहीं कि जो पहला चलता आ रहा था प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, उनको उन्होंने देखा है, पढ़ा है, सोचा है, समझा है, उस पर विचार किया, वो कितने मायने में वो सत्य है ना। तो उन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कुछ नया सोचा समझा और उसे क्या किया है, मतलब विचारा है, उस पर शोध किया है, अध्ययन किया है और फिर प्रयोगों में नवीनता लाने का प्रयास किया है। इसके बाद आता है अनुभूतियों का वास्तविक चित्र। यहाँ पे अनुभूतियों शब्द से तात्पर्य है कि कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके विचार, हम यूं कह सकते हैं सोच समझ की बात हम कह सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, वास्तविक चित्रण किया है कि हाँ भाई इन्होंने यदि ये सोचा है या इस व्यक्ति ने सोचा है तो इसकी सोच कितनी अच्छी है, किस संदर्भ में है, किसके लिए है, कितनी हित वाली है। तो ऐसी अनुभूतियों को, ऐसी बातों को उन्होंने क्या किया है, उसका वास्तविक चित्रण किया है कि हाँ ये समाज के लिए या जन कल्याण के लिए या सामाजिक तौर पर हितकारी है। तो ऐसी बातों को क्या किया जाए, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। वो वास्तविक चित्रण मतलब उसका एज इट इज विषय वर्णन किया है। तो ये है हमारी नई कविता की विशेषता। वैसे इनके अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट है जिसकी विशेषता आप पढ़ सकते हैं, काफी सारे पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको आज हमने पढ़ा समझा। यह जो वीडियो है वो 10वीं 12वीं के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन है वो लगभग लगभग कुछ ना कुछ समान है और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है 10वीं 12वीं के लिए सेम क्वेश्चन है। नंबर में थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 नंबर का हेरफेर हो सकता है। तो बच्चों, सभी प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, बाय।